आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड यानी अकाउंटेंट से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां होती है उनका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है बिजनेस मेथड यानी व्यवसाय पद्धति। उसका एक चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस से तात्पर्य उस आर्थिक क्रिया से है जिसके द्वारा बिजनेसमैन को यानी व्यवसायी यानी बिजनेसमैन को तो लाभ की प्राप्ति होती है तथा समाज को वस्तुएं एवं सेवाओं की प्राप्ति होती है, वही बिजनेस होता है। पहले हम जो पढ़ रहे हैं यह बिजनेस की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। बिजनेस वह आर्थिक क्रिया है जिसमें बिजनेसमैन को तो लाभ प्राप्त हो जाएगा और समाज को वस्तुएं और सेवा प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट ये आता है कि जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे के सारे बिजनेस है वो आर्थिक क्रिया होती है, लेकिन सारी की सारी आर्थिक क्रिया बिजनेस नहीं होती है, यानी सभी व्यवसाय आर्थिक क्रिया होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो व्यवसाय यानी बिजनेस शब्द है ये बहुत बड़ा है। इसमें व्यापार भी शामिल है, उद्योग इंडस्ट्री भी शामिल है, वाणिज्य कॉमर्स भी शामिल है, पेशा प्रोफेशन भी शामिल है। अब हम देखेंगे व्यावसायिक संगठन। व्यवसाय करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं और उनकी यानी बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये एक क्वेश्चन आता है, नोट लगाकर हमने यहाँ दिया है कि भारत में जो संयुक्त क्षेत्र है इसका विचार सबसे पहले किसे आया, तो 1969 में इसका विचार सबसे पहले दत्त कमेटी ने दिया। अब हम देखेंगे कि एक व्यावसायिक संगठन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। यानी यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका निर्माण करना यानी उसे स्थापित करना और उसे ख़त्म यानी समापन करना क्या आसान होना चाहिए। उसमें रिस्क कम होनी चाहिए। यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी एक विशेषता है उसकी रिस्क कम होना चाहिए। लाइबिलिटी यानी दायित्व भी कम होने चाहिए। ऋण वगैरह यानी आप चुकाने यानी उधारी कम होनी चाहिए। कहने का मतलब आप में कोई कुछ ना मांगता हो, यानी दायित्व क्या होने चाहिए, सीमित होने चाहिए यानी थोड़े बहुत ही। और आपके पास यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास पर्याप्त वित्त यानी पर्याप्त धन होना चाहिए। बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता होनी चाहिए यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी, बिजनेस में क्या स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। और जो बिजनेस है उस पर टैक्स यानी कर का भार क्या होना चाहिए, कम। यदि आप एक बिजनेस स्थापित कर रहे हो तो उस पर टैक्स का भार कम होना चाहिए। नोट, अब हम देखेंगे कि हेने ने कहा क्या कहा है कि व्यावसायिक संगठन का प्रारूप उस बच्चे की तरह है जिसका पिताजी यानी जिसके बाप तो आर्थिक मुनाफा है और माताजी कानून है। यानी प्रोफेसर हेने ने कहा है कि व्यावसायिक संगठन का प्रारूप उस बच्चे की तरह है जिसका पिताजी तो आर्थिक मुनाफा है और माताजी कानून है। अब हम देखेंगे व्यावसायिक संगठन के चार प्रारूप। एकल स्वामित्व है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, अचयूएफ अविभाजित हिंदू परिवार और कंपनी। इस चैप्टर में जो ये पहला पार्ट इसमें हम केवल दो ही कंप्लीट करेंगे, एकल स्वामित्व और साझेदारी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एकल स्वामित्व। बिजनेस का वह प्रारूप जिसमें एक ही व्यक्ति बिजनेस के लिए धन की व्यवस्था करता है, यानी एक ही व्यक्ति बिजनेस के लिए धन की व्यवस्था करता है और उस एक ही व्यक्ति उस बिजनेस को चलाता है और वही व्यक्ति रिस्क उठाता है, तो उसे एकल स्वामित्व बोलते हैं। बिजनेस का जो सबसे प्रसिद्ध फॉर्मेट यानी प्रारूप है वो एकल स्वामित्व ही है। यदि कोई भी बिजनेस है तो उसकी पहली सीढ़ी भी एकल स्वामित्व है। एकल स्वामित्व में जो जोखिम यानी रिस्क है वो असीमित होती है और अविभाजित होती है, यानी रिस्क है कितनी हो जाए ये भी पता नहीं है और ना ही आप उस रिस्क को बांट सकते हैं। और अब आता है एकल स्वामित्व की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एकल स्वामित्व का निर्माण एवं समापन आसान होना चाहिए। कोई वैधानिक यानी कानूनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। धरती के सामान्य कानून से संचालित, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि धरती के सामान्य कानून से चलने वाला बिजनेस का कौन सा फॉर्मेट या प्रारूप है। ऑप्शन आता है एकल स्वामित्व, साझेदारी या कंपनी, तो आप बोलेंगे एकल स्वामित्व। और एकल स्वामित्व में जो लायबिलिटी है वो असीमित होती है। लाभ को प्राप्त करने वाला तथा रिस्क उठाने वाला व्यक्ति भी एकल स्वामित्व में अकेला होता है और जो कंट्रोल होता है बिजनेस पर वो भी अकेले व्यक्ति का होता है। बिजनेस का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, अर्थात जो बिजनेस और बिजनेसमैन है यानी व्यापार और व्यापारी है दोनों को एक ही माना जाता है। एकल स्वामित्व में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का अभाव होता है और जो एकल स्वामित्व का क्षेत्र एरिया है वो भी सीमित होता है। और अनइनकॉर्पोरेटिव यानी असमामेली तथा अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित व्यवसाय होता है। एकल स्वामित्व के लाभ या गुण कौन कौन से हैं कि एकल स्वामित्व का लाभ ये है कि आपको लाभों को बांटना नहीं पड़ेगा। एकल स्वामित्व को जितना लाभ होता है वो स्वयं का होता है और जो जितना भी एकल स्वामित्व में कार्य होता है वो डायरेक्ट होता है यानी प्रत्यक्ष प्रेरणा होती है।
और व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि भी होती है कि वो स्वयं का बिजनेस कर रहा है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, यानी वो खुद को मालिक की तरह ट्रीट करता है। और एकल स्वामित्व में उपलब्धि का भी एहसास एहसास होता है, यानी आज मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, इसका भी एहसास होता है। एकल स्वामित्व में गोपनीयता भी बनी रहती है, यानी जितने भी बिजनेस के राज है वो सारे अकेले व्यक्ति के पास रहते हैं। और जो एकल स्वामित्व में व्यक्ति है वो तुरंत और शीघ्र निर्णय ले पाता है। एकल स्वामित्व की हानि, सीमाएं एवं दोष। असीमित दायित्व है, एकल स्वामित्व में जो लाइबिलिटी यानी दायित्व है वो असीमित होते हैं। रिस्क भी अविभाजित होती है, यानी आप रिस्क को बांट नहीं सकते। एकल स्वामित्व में जो रिसोर्सेज यानी संसाधन होते हैं वो भी लिमिटेड यानी सीमित होते हैं। जनता का विश्वास भी एकल स्वामित्व में कम होता है। और जो एकल स्वामित्व होता है बिजनेस, उसका जीवन काल भी सीमित होता है और मैनेजमेंट की योग्यता भी सीमित होती है। एकल स्वामित्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो या तो एनसीईआरटी की किताब में है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। अब आता है, प्रोफेसर हेनी ने कहा है कि एकल स्वामित्व व्यापार का वह फॉर्मेट है जिसका मुखिया एक ही व्यक्ति होता है जो उत्तरदायित्व लिए होता है, जो हानि उठाता है तथा रिस्क उठाता है। यानी हेनी ने कहा है कि एकल स्वामित्व में एक व्यक्ति ही बिजनेस का मुखिया होता है जो उत्तरदायित्व लिए हुए हैं, जो हानि उठाता है, जो जोखिम उठाता है। अब हैंसन ने परिभाषा दी है कि एक ही व्यक्ति एकल तौर पर पूंजी की व्यवस्था करता है तथा रिस्क उठाता है तथा मैनेजमेंट करता है, वो एकल स्वामित्व कहलाता है। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू की गई। जो भारतीय साझेदारी एक्ट 1932 है, ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का ही भाग है। साझेदारी का अकाट्य प्रमाण या आधार बोले वो एजेंसी होती है। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साझेदारी का अकाट्य प्रमाण या आधार क्या है, तो वो एजेंसी होती है। और जो एजेंसी होती है इसे साझेदारी का ट्रू टेस्ट भी कहते हैं। साझेदारी में अनुबंध करार के सारे तत्व होने आवश्यक है, लेकिन बिना प्रतिफल के भी साझेदारी संभव है। साझेदारी की विशेषताएं, पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं, साझेदारी में शामिल होने के लिए पूंजी की अनिवार्य नहीं, सभी महत्वपूर्ण निर्णय हैं साझेदारी में वो सर्वसम्मति से ही लिए जाएंगे, सभी साझेदारों की सहमति से ही जो हित है उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। लेनदारों के प्रति साझेदार है वो व्यक्तिगत या संयुक्त तौर पर उत्तरदायी होते हैं। असीमित दायित्व होते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक, अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं होती साझेदारी में। वास्तव में जो साझेदारी होती है वो एकल स्वामित्व का ही विस्तार होती है। नए साझेदारों का प्रवेश सभी साझेदारों की अनुमति से ही होता है, यानी जितने भी नए साझेदार यदि साझेदारी में प्रवेश करना चाहते हैं तो जितने टोटल साझेदार हैं उनकी अनुमति आवश्यक है। यानी अब हम देखेंगे कि जो साझेदारी के गुण या लाभ क्या हैं। स्थापना और समापन करना आसान है, संतुलित निर्णय लिए जा सकते हैं, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था हो जाती है, यदि कोई रिस्क है तो उसका बंटारा हो जाएगा, गोपनीयता भी साझेदारों के मध्य बनी रहती है और अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा भी होती है। अब हम देखेंगे कि हानि या सीमाएं क्या है। यानी असीमित दायित्व होते हैं, सीमित लिमिटेड रिसोर्सेज है, परस्पर विरोध की भावना होती है, कंटिन्यूटी की कमी होती है, जनता में भी विश्वास की कमी होती है, सीमित मैनेजमेंट कुशलता होती है। अब हम कुछ की पॉइंट देखेंगे, जैसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464 के अनुसार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो बिजनेस करने के लिए इकट्ठा होता है तथा जिस समूह में व्यक्तियों की संख्या 100 या 100 से अधिक हो जाती है, वह समूह ने पंजीकरण भी नहीं करवाया है, तो ऐसे संघ को हम अवैध संघ यानी इलीगल बोलेंगे। वर्तमान में साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। साझेदारी के निर्माण के लिए अनुबद्ध होना आवश्यक है, किंतु अधिकांशतः साझेदारी है वो लिखित में ही होती है। साझेदारी का प्रथम दृष्टि साक्ष्य है वो लाभों का बंटवारा होता है, लाभों में हानि का बंटवारा भी शामिल होता है। साझेदारी संलेख में हानि के बंटवारे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी साझेदारी के टाइम जो भी करार या अनुबंध किया गया है उसमें हानि के बंटवारे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो हानि को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाएगा। ये कंपनी एक्ट धारा 13B तथा कोक्स वर्सेस हिकमैन केस में ये कहा गया है कि हानि को लाभों के अनुपात में बांटा जाएगा। निम्न परिस्थितियों में लाभ बांटे जाते हैं फिर भी साझेदारी नहीं होती।
ख्याति के विक्रेता को लाभों में हिस्सा दिया जाता है। कर्मचारियों को भी लाभों में हिस्सा दिया जाता है। मृतक साझेदार की विधवा को भी लाभों में हिस्सा दिया जाता है। ऋणदाता को भी लाभों में हिस्सा दिया जाता है। साझेदारी का निर्माण अनुबंध से होता है। साझेदारी में बिजनेस होना आवश्यक है। साझेदारी में लाभों का बंटवारा होता है। साझेदारी एजेंसी होती है। हित का हस्तांतरण अन्य की अनुमति से ही हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि साझेदारी से रिलेटेड है। मिम्बोल ने साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी उपक्रम की अभिव्यक्ति के लिए पूंजी एवं सेवाओं को शामिल करते हैं। यानी साझेदारी में पूंजी एवं सेवाओं को शामिल करते हैं। ये परिभाषाएं मिम्बोल ने दी है। हेने ने साझेदारी अनुबंध करने में सक्षम व्यक्तियों के बीच का संबंध है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से वैध व्यवसाय करते हैं, यानी जब लाभ कमाने के उद्देश्य से लीगल यानी वैध व्यवसाय करते हैं तो वो साझेदारी कहलाती है। साझेदार करने वाले व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं तथा जिस नाम से बिजनेस किया गया है उसे साझेदारी फर्म कहते हैं। अब हम इससे आगे के जो भी एचयूएफ और कंपनी है उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।